प्यारे छात्र छात्राओं, पिछले लेक्चर में हमने आपको FT-NMR के बारे में बताया था। इस बार हम 1H NMR स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। 1H NMR स्पेक्ट्रम में जो हमारी पीक्स ऑब्ज़र्व होती हैं वो हमें शार्प पीक्स मिलती हैं। हमारी जो केमिकल शिफ्ट ऑब्ज़र्व की जाती है वह एक ग्राफ के रूप में प्लॉट की जाती है लेफ़्ट से लेकर राइट तक। ज़्यादातर प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 0 से 10 के ppm के बीच में ऑब्ज़र्व हो जाते हैं। यहाँ पर अप फील्ड और डाउन फील्ड जो रिलेटिव पोजीशंस होती हैं NMR पीक्स की, उनको डिफ़ाइन करता है। अप फील्ड हमारा मूवमेंट होता है टूवर्ड्स राइट, जबकि डाउन फील्ड हमारा मूवमेंट्स होता है टूवर्ड्स लेफ़्ट। किसी भी NMR चार्ट में अगर आप राइट साइड की तरफ चलते हैं तो आपके फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जबकि जब आप लेफ़्ट की तरफ चलते हैं तो आपके फील्ड की स्ट्रेंथ घटती है। NMR एब्जॉर्प्शन में जो पीक मेजर्ड की जाती हैं वह रिलेटिव पोजीशन पर मेजर की जाती हैं, और वह रिलेटिव पोजीशन किससे नापी जाती है? वह हमारा रेफरेंस मटेरियल होता है। रेफरेंस मटेरियल टेट्रामेथाइलसाइलेन के रूप में 1H और 13C में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि माना जाता है वह 0 ppm पर ऑब्ज़र्व किया जाएगा। जब आप NMR स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो 0 ppm पर आपको एक शार्प पीक दिखाई देती है। वह शार्प पीक हम टेट्रामेथाइलसाइलेन की मानते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? टेट्रामेथाइलसाइलेन को रेफरेंस मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक है कि इसके जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं टेट्रामेथाइलसाइलेन में हमारे पास 4 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं। इन 4 मिथाइल ग्रुप में हमारे टोटल 12 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। इन 12 प्रोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी आती है टेट्रामेथाइलसाइलेन के, वह एक साथ ऑब्ज़र्व होती है, और एक शार्प पीक उसकी हमें एक राइट साइड पर 0 ppm पर ऑब्ज़र्व की जाती है, जिसको कि हम रेफरेंस तौर पर 0 मान लेते हैं। टेट्रामेथाइलसाइलेन हमारा एक इनर्ट केमिकल माना जाता है, और यह वॉलेटाइल भी होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए यह आसानी से, आप जब इसे हल्का सा गर्म करते हैं किसी मटेरियल में तो यह उड़ जाता है। यह ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को अपने आप में डिज़ोल्व कर लेता है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। सिलिकॉन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। यह कार्बन के मुकाबले ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अटेन करता है, इसलिए इसके प्रोटॉन्स के चारों तरफ हमेशा शील्डिंग बनी रहती है, और जब प्रोटॉन्स के चारों तरफ शील्डिंग रहेगी तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी या इनकी जो रेजोनेट करने की टेंडेंसी होगी वो आपको हाई फील्ड पर मिलेगी। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि हाई फील्ड, अप फील्ड आपको मिलता है राइट साइड में, और डाउन फील्ड आपको मिलता है लेफ़्ट साइड में। इसीलिए राइट साइड में हमारा डेल्टा स्केल पर 0 ppm पर टेट्रामेथाइलसाइलेन या TMS की पीक हमें ऑब्ज़र्व होती है। इसकी जो पीक्स हमें ऑब्ज़र्व होती हैं वो वेल डिस्टिंग्विश्ड रहती हैं बाकी सभी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड से, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पीक देंगे वो इससे अलग हटकर पीक देते हैं, और यह हमें ईजिली विजिबल हो जाती हैं। इसीलिए टेट्रामेथाइलसाइलेन को हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड मानते हैं। जो हमारे टेट्रामेथाइलसाइलेन के प्रोटॉन्स होते हैं वो रेजोनेट करते हैं 60 मेगाहर्ट्ज़ पर, जबकि हम फील्ड स्ट्रेंथ 1.409 टेस्ला की रखते हैं। यदि हम अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, दैट बिकम्स 2.349 टेस्ला करते हैं, तो यह रेजोनेट करती है एग्जैक्टली 100 मेगाहर्ट्ज़ पर। और यही टेट्रामेथाइलसाइलेन की जो प्रोटॉन्स की जो पीक्स होती हैं, अगर हम 14.092 टेस्ला पर ऑब्ज़र्व करेंगे तो 6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेजोनेट करती है। तो अगर हमारा फील्ड स्ट्रेंथ 60 की है तो 60 मेगाहर्ट्ज़ पर हम रेफरेंस मटेरियल का जो पीक आएगी उसको हम 0 मान लेंगे, और अगर 2.349 टेस्ला पर होगी तो 100 मेगाहर्ट्ज़ पर जो पीक आएगी उसको हम रेफरेंस के पॉइंट पर 0 मान लेंगे।
इसी तरीके से 600 मेगाहर्ट्ज़ की पीक पर रेफरेंस मानेंगे, जो कि हम 0 मानेंगे, और यह ऑब्जर्व होगी हमें 14.092 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि हमें जो पीक्स ऑब्जर्व होती हैं वह डिपेंड करती हैं फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, जबकि हमें कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए जो कि हमारा फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड ना कर हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि अलग से ऐसा स्टैंडर्ड बन जाए जो कि हमें इसके ऊपर डिपेंड ही ना रहे कि हम कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। जितने भी हमारे अदर प्रोटॉन्स के सिग्नल्स होते हैं, इसीलिए वो विद रेस्पेक्ट टू टीएमएस मेजर किए जाते हैं। अगर हम बाकी प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल CH2 फ्रीक्वेंसी, जो कि हम इथाइल अल्कोहल में या बेंजाइल अल्कोहल में देखते हैं, तो वहाँ पर CH2 प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती हैं 276 हर्ट्ज़ ज़्यादा पर, जो कि हमारी रेफरेंस TMS की पीक निकल कर आती है। ये 60 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी 276 हायर पर जाती है, जबकि इसी CH2 पीक को जब हम ऑब्जर्व करते हैं 600 मेगाहर्ट्ज़ के इंस्ट्रूमेंट में, तो यह हमारी 2760 पर हायर पोजीशन पर जाकर ऑब्जर्व होती है विद रेस्पेक्ट टू TMS। इसका मतलब हमें प्रोपोर्शनली हायर पर जाकर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है, चाहे वो 60 मेगाहर्ट्ज़ हो या 600 मेगाहर्ट्ज़ हो। सो हमें एक ज़रूरत रहती है ऐसी यूनिट की जो कि फील्ड इंडिपेंडेंट रहे, और इसी के लिए हमें डेल्टा यूनिट बनाई गई है। केमिकल शिफ्ट की जो पोजीशन होती है वो जनरली डेल्टा यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है। और ये डेल्टा है क्या? इट इज़ अ प्रोपोर्शनल डिफरेंस ऑब्जर्व्ड इन पीक्स फ्रॉम द एप्रोप्रिएट रेफरेंस स्टैंडर्ड। मतलब TMS से प्रोपोर्शनल डिफरेंस पर पीक्स ऑब्जर्व की जाती हैं, वो डेल्टा की फॉर्म में मेजर की जाती हैं। चूँकि यह एक प्रोपोर्शनल वैल्यू है, सो इट इज़ अ डायमेंशनल लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, और यह फील्ड स्ट्रेंथ के भी इंडिपेंडेंट पाई जाएगी। NMR में जो डेल्टा यूनिट होती है उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज डाउनफील्ड फ्रॉम TMS, यानी कि रेफरेंस मटेरियल, दैट इज डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसको अगर मैं आप लोगों के साथ में एक स्लाइड के माध्यम से शेयर करूंगा तो यह फॉर्मूला इस तरह से निकल कर आता है। डेल्टा यानी केमिकल शिफ्ट ऑफ एनी सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू न्यू एक्स इज द फ्रीक्वेंसी एट विच कंपाउंड रेजोनेट माइनस फ्रीक्वेंसी at which tetramethylsilane resonate, that is divided by frequency of the operating instrument। इससे हमें डेल्टा की वैल्यू ऑब्जर्व की जाती है, और इसी को हम केमिकल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।